हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार आप सभी का स्टडी IQIAS हिंदी चैनल पर स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों हम लोगों ने इस क्लास में टर्मिनोमिक्स एक सीरीज चलाई हुई है जिसमें हम पिछले 15 साल से अधिक के IAS और स्टेट PCS के जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं उन सभी क्वेश्चंस को इसमें समाहित करने की कोशिश की है। लेकिन इसमें केवल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस नहीं हैं, बल्कि इसमें हमने एक अलग पैटर्न अपनाया हुआ है। वो ये है कि हम चैप्टर के टॉपिक वाइज हम सारी चीज़ों का डिस्कशन करते हैं और डिस्कशन के बाद उतने पोर्शन से जितने भी आपके आए हुए क्वेश्चंस हैं उन्हीं सभी क्वेश्चंस का भी डिस्कशन करते हैं। यानी कि हम एक साथ थ्योरी भी पढ़ते हैं और प्रारंभिक परीक्षा के आए हुए प्रश्न भी पढ़ते हैं। इसका टारगेट हमारा IAS 2024 का प्रारंभिक परीक्षा का लक्ष्य है जो आप सभी इसको हासिल करना चाहते हैं। ठीक है, तो आज हम इस सीरीज में अपना लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें हम थ्योरी के साथ साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सभी को डिस्कस करेंगे और एक एक चीज को विस्तृत तौर पर विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे। चलिए दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू डियर। और मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग प्रॉपर तरीके से इस क्लास को ध्यान से सुने, ध्यान से नोट्स बनाएं, क्योंकि एक ही जगह पर सारी चीज आपको कंपाइल होकर के मिल रही है। ठीक है ना? तो दोस्तों आज हमारा टॉपिक है, अगर हम देखें तो आज हम लोग बात करेंगे कृषि के अंतर्गत 3 से 4 चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। उर्वरक, वित्त और बीमा से संबंधित सरकार के प्रयास और इसकी हमें कृषि में किस तरह की जरूरत है उन सभी चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन इसमें उर्वरक के साथ साथ हम कोशिश करेंगे, एक टॉपिक आता है किसान का बीज को लेकर के। ध्यान रखिएगा, बीज, उर्वरक, वित्त और बीमा, और यहां से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। अगर पिछले साल के अब तक के पेपर उठा करके देखेंगे तो आपको अच्छे खासे क्वेश्चंस मिलेंगे इस पोर्शन से। और मैंने पहले ही कहा है कि कृषि एक बड़ा चैप्टर है और उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस भी बनते हैं, सरकार की बहुत सारी योजनाएं भी हैं। ठीक है ना? तो इन सब चीजों पर हम लोग विस्तृत चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए इसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम बात करें तो कृषि विकास के अंतर्गत फसल पूर्व प्रबंधन में, जैसा कि हम लोगों ने बात किया था, एक टॉपिक हम लोगों ने भूमि सुधार को लेकर के लिया था, दूसरा हमने सिंचाई व्यवस्था को लेकर किया है। आज हम बात करेंगे बीज, उर्वरक, वित्त और बीमा को लेकर के। ठीक है ना? ध्यान रखना, बीजों की बात की जाए तो यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा दोस्तों, बीज किसी भी किसान के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और हमारी खाद्य सुरक्षा के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। अब कहेंगे इसकी क्यों? क्योंकि हमने कल भी कहा था, आज भी मैं बता रहा हूं कि हमारी जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है और उसके लिए हमारे पास जमीन उतनी ही है। इसलिए हमें क्या करना है? उत्पादन को अधिक बढ़ाना है, यानी कि उतनी ही जगह में उत्पादन की गतिविधियों को बढ़ा करके ज्यादा उत्पादकता हासिल करनी है। इसलिए हमें अच्छी गुणवत्ता वाले बीज चाहिए और भारत सरकार इस पर लगातार कोशिश करती रही है। किसानों भी कोशिश करते हैं इस चीज को लेकर के। तो ध्यान रखिएगा, एक बीज की आवश्यकता क्यों होती है? ध्यान रखना, बीज की आवश्यकता होती है अच्छे बीज की, जिससे कि हमें ज्यादा से ज्यादा, ध्यान रखना, ज्यादा से ज्यादा उत्पादन प्राप्त हो। ध्यान रखना, दूसरा, इसमें हमको कम लागत लगे, किसान को कम लागत लगे इसमें। और इसमें एक चीज और भी होनी चाहिए, वो है कि आपकी खरपतवार जो एक्स्ट्रा जो फसल में पैदा हो जाती हैं, वो बीज हमारे कैसे होने चाहिए? खरपतवार रोधी होने चाहिए, जो एक्स्ट्रा चीजों को उपजने से रोक भी सके। तो अच्छे बीजों की विशेषता यह होती है कि हमें ज्यादा से ज्यादा उत्पादन मिले, लागत कम हो, खरपतवार रोधी हो। ठीक है ना? और इसके लिए सरकार लगातार कोशिश करती रही है। तो यहां पर हम दूसरी तरफ देखेंगे तो सरकार ने दोस्तों बीजों के विकास के लिए कई सारे प्रयास किए हैं। इनमें सबसे पहले हम बात करें तो 1956 में सरकार ने राष्ट्रीय बीज फार्म परियोजना की शुरुआत की थी। राष्ट्रीय बीज फार्म परियोजना,
ये हमारे देश में बीजों के विकास को लेकर के पहला प्रयास किया गया था सरकार की तरफ से, ठीक है ना। उसके बाद 1963 में राष्ट्रीय बीज निगम का गठन किया गया। ये सब आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। राष्ट्रीय बीज निगम यानी नेशनल सीड कॉरपोरेशन का गठन किया गया, जो बीजों के विकास के लिए एक जिम्मेदार संस्था बनाई गई, एक कॉरपोरेशन बनाया गया, ठीक है ना। और उसके बाद में कई छोटी मोटी गतिविधियां होती रहीं, लेकिन सबसे ज्यादा और सबसे बड़ी गतिविधि एक हुई सन 2002 में। 2002 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा, ध्यान रखना। 2002 में, और यह बनाई आपकी राष्ट्रीय बीज नीति सरकार ने अपनी घोषित की, राष्ट्रीय बीज नीति की घोषणा की। ध्यान रखना। तो ये 3 महत्वपूर्ण प्रयास हैं। अब जानने की कोशिश करेंगे कि हो सकता है कि क्वेश्चन आपकी बीज नीति को लेकर के बन जाए कि राष्ट्रीय बीज नीति के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आखिर उस बीज नीति में क्या क्या था, उनके बारे में एक लाइन हम लोग देख लेते हैं और फटाफट आगे बढ़ते हैं। इसमें देखते हैं कि राष्ट्रीय बीज नीति में क्या क्या सरकार ने शामिल किया। राष्ट्रीय बीज नीति 2002 की विशेषताएं, ध्यान रखिएगा। इसमें किन किन चीजों पर फोकस किया गया। इसमें सबसे पहला तो फोकस यह किया गया कि हम अपने घरेलू बीज की जो व्यवस्था है, उद्योग है, उसको हम क्या करें, बढ़ावा दें। ध्यान रखिएगा, पहला पॉइंट है घरेलू बीज उद्योग को बढ़ावा देना। हमें ऐसा ना हो कि हमें विदेशों से मंगाना पड़े। घरेलू बीज उद्योग को बढ़ावा देना एक। दूसरा पॉइंट इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें दिया गया कि हमें अपने देश में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देना है, जिससे कि नई नई प्रजातियों को विकसित किया जा सके। ध्यान रखना, अनुसंधान एवं विकास के द्वारा नई प्रजातियों का विकास करना, नई प्रजातियों का विकास करना। दोस्तों एक चीज ध्यान रखिएगा, आप लोगों को लगता होगा कि मैं लाइव क्यों नहीं आ रहा हूं। आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है, सर आप लाइव लिया कीजिए। देखिए कंडीशन क्या है कि लाइव भी ले सकते हैं, लेकिन लाइव में होता क्या है, आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारी क्वेरीज होती हैं, जो काम की भी होती हैं, बगैर काम की भी होती हैं। उसमें होता क्या है कि डिस्ट्रैक्शन होता है, और मैं चाहता हूं कि आप लोग प्रॉपर तरीके से पढ़ाई करें, टू द पॉइंट। और मैं इस तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको सारी चीजें आराम से समझ में आ जाए। बस ध्यान रखिएगा, अगर आपके क्वेश्चंस के जवाब ज्यादा देने लगे तो टॉपिक खत्म नहीं हो पाएगा। जो हम चाहते हैं उतनी गहराई से आपको हम नहीं समझा पाएंगे। बाकी आपको पूछना करना है, कोई भी डाउट है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर या मेरे मेल आईडी पर मैसेज कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं मुझे, ठीक है ना। इसलिए आप किसी भी तरह की कोई परेशानी मत समझिएगा, आपके भले के लिए ही है। तो सरकार ने इसमें क्या रखा गया, अनुसंधान एवं विकास के द्वारा नई प्रजातियों का विकास करना, जो कैसी हो, ज्यादा उत्पादन देती हो, ठीक है ना। सोचिएगा मौसम का उस पर कोई ज्यादा असर ना पड़े, अगर मौसम में थोड़ी बहुत अदला बदली हो जाए तो, बात समझे नहीं। ज्यादा उत्पादन यानी कि उसके अंदर के जो गुण हैं वो भी अच्छे हो जाए, क्या चाहिए और। यानी कि इसमें तीसरी चीज उन्होंने कहा कि ट्रांसजेनिक प्रजातियां या जीएम क्रॉप्स का भी उत्पादन को भी बढ़ावा दिया जाए, को भी बढ़ावा देना। यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, जिसे हम कहते हैं बीटी कॉटन जैसी प्रजातियां, जिस पर आपके मौसम का, समय का, अन्य चीजों का, कीड़ों का कोई प्रभाव ना पड़े, कीड़ मकोड़े उस पर प्रभाव ना डालें, ठीक है ना। ये सारी चीजें। इसके अलावा और क्या है, चौथा पॉइंट इसमें देख सकते हैं। एक पॉइंट और है कि इन सारी प्रजातियों का आप विकास तो कर लें, लेकिन इसका संरक्षण करना भी जरूरी है। यानी कि आपके बौद्धिक संपदा अधिकार का संरक्षण करना भी जरूरी है, जिसको हम कह सकते हैं आपका एक प्रकार से पेटेंट। आपने कोई नई चीज बनाई
और सोचिएगा किसी और ने उसकी आपकी उस टेक्नोलॉजी को, उस कंसेप्ट को चुरा लिया तो? इसलिए आप उसको विकसित करें और पेटेंट कराएं। इससे हमारे देश का नाम भी खड़ा होगा और रिसर्च को बढ़ावा मिलेगा। लेकिन साथ के साथ ऐसा ना हो कि कुछ और समस्याएं हो जाएं। हमें अपनी खेती प्रजाति के संदर्भ में जैव विविधता को भी बनाए रखना है, जैव विविधता का संरक्षण भी करना है। ये 5 पॉइंट आप लोग प्रॉपर तरीके से इसको याद रख लीजिए। राष्ट्रीय बीज नीति की विशेषताएं, इनमें से कोई भी 3 या 4 या 5 हो दिए जा सकते हैं और पूछे जा सकते हैं कि बताइए कौन कौन से सही थे। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो इस तरीके से आप लोगों को पढ़ने की इसमें आवश्यकता है। और इसी नीति को लागू करने के लिए सरकार ने, ध्यान रखना, इसको लागू करने के लिए सरकार ने एक राष्ट्रीय बीज बोर्ड का भी गठन किया। राष्ट्रीय बीज बोर्ड का गठन किया। सोचिए, ये रहा। क्लियर है? इसी के तुरंत बाद ही राष्ट्रीय बीज बोर्ड का गठन कर दिया गया। एवरीबॉडी, इट इज ओके? क्लियर? इस तरीके से आराम से पढ़िए, सुकून से समझिए, क्योंकि हम सारी चीजों को कवर करने की कोशिश करेंगे। ध्यान है ना? ठीक। और आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना, जो हम लोग पहले भी लगातार आपको बता रहे हैं कि सब कुछ अच्छा है, लेकिन एक मेंटर, एक कोच, एक रणनीति की आवश्यकता आपको कितनी है, इस बात से आप समझ सकते हैं कि आज डिजिटल दुनिया में ज्ञान यानी नॉलेज, रिसोर्स, मटेरियल इतना भरा पड़ा है कि उसमें से सही और गलत की पहचान करना आपके लिए बहुत मुश्किल है। इतना है। सोचिए, यूट्यूब पर सैकड़ों टीचर्स आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उसमें से सही कितना है, गलत कितना है, यह कैसे पहचान होगी? और किस चीज का कैसे उपयोग किया जा सकता है, यह कैसे करेंगे? इसके लिए आपको एक सही रणनीति, एक कोच, एक मेंटर और एक सिस्टमैटिक प्लान की आवश्यकता है। और उसी संदर्भ में हम लोग आप लोगों के लिए अपना लॉन्ग टर्म 18 महीने का, 30 महीने का, 42 महीने का 3 अलग अलग कोर्स आप लोगों ने लेके आए हैं, जिसमें आप लोग चाहे तो कोई भी कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। फीस इसकी बहुत ज्यादा नहीं है, ध्यान रखना, बहुत ज्यादा इसमें फीस नहीं रखी गई है। मात्र इसमें देखेंगे तो आपकी 23,999 रुपए इसकी फीस है। इसकी फीस देखेंगे तो आपकी 26,999 रुपए इसकी फीस है, और इसकी 29,999 रुपए इसकी फीस है, मात्र 30,000 रुपए। लेकिन यह फीस तभी लागू होगी जब आप MK लाइव कोड इस्तेमाल करेंगे, अन्यथा इसकी फीस बहुत ज्यादा है। और बैच आपके दोस्तों तीनों लैंग्वेज में है, हिंदी में, इंग्लिश में और हिंग्लिश में, तीनों लैंग्वेज में है। बैच आपका 23 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, सुबह 8 बजे। इस बैच को ज्वाइन करना मत भूलिए। जो भी आप चाहते हैं, इतने कम अमाउंट में आपको सारी चीजें मिल रही हैं। पर्सनल कोच, पर्सनल मेंटर, टेस्ट सीरीज, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, वीकली टेस्ट, सोचना, रेगुलर क्लासेस, क्लास नोट्स आपको मिल रहे हैं, और क्या चाहिए? और इतने लंबे ड्यूरेशन का, साथ में पूरी एक स्ट्रेटजी अच्छे तरीके के साथ करने के लिए, इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी आप लोगों को नहीं मिलेगी। ठीक है ना? ध्यान रखिएगा। और किसी को अगर कोई डाउट है, कोई भी क्वेश्चन पूछना है, कुछ भी करना है, तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मेरा कोड है, कहीं पर भी कुछ भी लेने के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी कोर्स लेना हो, कोई भी बुक परचेज करनी हो, कोई मटेरियल परचेज करना हो स्टडी IQ पे, यू मे यूज, अच्छा खासा डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है ना? ये मेरा टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और मेल ID है। ये टेलीग्राम का बार कोड है, अगर आप डायरेक्ट कनेक्ट होना चाहते हैं तो यहां से हो सकते हैं। ठीक, क्लियर हो गया? अब इसके बाद अगर हम देखें तो बीज के बाद में दूसरा जो टॉपिक है, दैट इज द उर्वरक, फर्टिलाइजर्स। ध्यान रखना, अगर आप एक चीज समझ लीजिएगा फर्टिलाइजर उर्वरक के संदर्भ में, ध्यान रखना, उर्वरक को हम लोग जनरली 2 चीजों में समझ लेते हैं कि जो जैविक खाद होती है और उर्वरक होते हैं, वो दोनों एक होते हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों। जैविक खाद आपकी एक नेचुरल खाद होती है, प्राकृतिक खाद होती है। उसका काम होता है आपके पौधे के सभी पोषक तत्वों को प्रदान करना। लेकिन उर्वरक जो होते हैं,
ध्यान रखना, वो रासायनिक तत्व को समेटे हुए होते हैं, इसमें अन्य चीजें नहीं होती, केवल टिपिकल केमिकल्स होते हैं, ध्यान रखिएगा। ओके, तो यहां पर हम उर्वरक की बात कर रहे हैं, तो मूलतः हम बात कर रहे हैं यहां पर रासायनिक उर्वरकों की। किसकी? रासायनिक उर्वरक। और रासायनिक उर्वरक में क्या होते हैं? हमारे पोषक तत्व होते हैं। और ध्यान रखिएगा, पौधे के लिए, कृषि के लिए, ध्यान रखना, यहां पर आपको बता देते हैं, कृषि के लिए मूलतः आपके 16 पोषक तत्वों की पहचान की गई है। कितने? 16 पोषक तत्वों की पहचान की गई है, ध्यान रखना, ठीक है ना। कितने? 16 पोषक तत्व, जिनमें से देखा जाए तो कार्बन, कुछ पोषक तत्व आपको वायु से मिलते हैं, जिनमें आपका कार्बन है, ऑक्सीजन है, ठीक है ना। इवन हाइड्रोजन भी कह सकते हैं। ये पोषक तत्व आपको कहां से मिलते हैं? वायु से, पौधे को। और कुछ पोषक तत्व जो होते हैं वो मृदा से मिलते हैं, ध्यान रखना, जो लगभग कितने हैं? 13, ठीक है ना। एक हाइड्रोजन को इसमें और मिक्स कर लिया जाता है तो टोटल 14 हो जाते हैं। कार्बन हाइड्रोजन तो नेचुरली ही मिलते हैं, ध्यान रखना। और इन पोषक तत्वों को ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसमें इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। कितनी कैटेगरी में? 3 कैटेगरी में इनको डिवाइड करते हैं। 13। इनको आराम से याद कर लीजिएगा, कभी कभी आपसे क्वेश्चन यहां से पूछे जा सकते हैं कि ये रहे। इनमें बात आती है, कुछ होते हैं प्राथमिक पोषक तत्व। प्राथमिक यानी कि इनका उपयोग बहुत ज्यादा होता है, ज्यादा मात्रा में, उपयोग ज्यादा मात्रा में होता है, ठीक है ना। जिनमें है आपके कौन कौन से? एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश। ये एनपीके 3 प्राथमिक पोषक तत्व। दूसरे होते हैं आपके द्वितीयक पोषक तत्व। द्वितीयक, इनकी बहुत ज्यादा नहीं तो बहुत कम भी जरूरत नहीं पड़ती, मध्यम श्रेणी में इनका उपयोग किया जाता है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में नहीं तो बहुत कम क्वांटिटी में भी नहीं, ठीक है ना। इसमें आते हैं आपके, अगर हम देखें तो कहा जा सकता है कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, सल्फर है। कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर। और बाकी जो होते हैं वो होते हैं आपके अन्य सूक्ष्म पोषक तत्व। सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं और इनकी बहुत कम मात्रा की जरूरत पड़ती है। जैसे हम कैप्सूल खाते हैं ना, अपने शरीर को चलाने के लिए कभी कभी हमें विटामिन के, मल्टीविटामिन के कैप्सूल चाहिए होते हैं, तो सोचिए उसमें जरा सी क्वांटिटी होती है और जरा सी टेबलेट में विटामिन कितने सारे होते हैं। विटामिन ए भी होता है, विटामिन बी भी होता है, B12 भी होता है, B6 भी होता है, B9 भी होता है, B5 भी होता है, B3 भी होता है, उसी में विटामिन डी भी होता है, मिनरल्स होते हैं बहुत सारे जरा से कैप्सूल में। उसी तरीके से ये सूक्ष्म पोषक तत्व है, ठीक है ना। और सबसे ज्यादा हम खाते क्या हैं? क्या खाते हैं हम लोग? सबसे ज्यादा खाते हैं हम कार्बोहाइड्रेट, चावल, रोटी, सब इतना ज्यादा। तो एक तरीके से कार्बोहाइड्रेट की तरह ये है। और मध्यम श्रेणी में क्या खाते हैं हम? घी, तेल, चिकनाई, प्रोटीन, उस तरीके से हम मान सकते हैं ये। तो 3 तरह का भोजन हम भी करते हैं और पौधों को भी 3 तरह के भोजन की आवश्यकता होती है, प्राथमिक, द्वितीयक और सूक्ष्म पोषक तत्व। इसमें आ जाते हैं कौन कौन से? जैसे हम बात करेंगे मैग्नीज, ठीक ना, बोरॉन, कॉपर, आयरन एक्सेट्रा। ये सभी 13, 12, 13 जो भी बच्चे हैं वो सब इसमें आ जाते हैं, 8, 10 जो भी हैं, ठीक है ना। क्लोरीन है, कॉपर है, मैग्नीज है, मॉलिब्डेनम है, जिंक है, निकिल है, ये सब आपके इसमें आ जाते हैं। अब कहोगे इसको क्यों बता रहे हैं? इसके पीछे कारण है बताने के, समझ लीजिएगा। मेरी बात क्लियर है कि नहीं? ठीक है ना। अब जब कंडीशन ये होती है कि अब आप एक चीज सोचिएगा, आपके शरीर में कुछ और बीमारी दिखाई दे रही है, लेकिन आपने बिना किसी को चेक कराए टीवी पर ऐड देख करके युवराज सिंह को, विराट कोहली को या किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो खूब फिट है, और वो ऐड क्या करता है? रिवाइटल कैप्सूल, रिवाइटल खाओ, स्वस्थ रहो, एनर्जेटिक रहो। अरे भाई,
पहले अपने शरीर की जांच कराओगे या कुछ भी खा लोगे? अरे यार कमजोरी आ रही है, मल्टीविटामिन कैप्सूल ले लो। अरे कमजोरी किस चीज की है, पहले ये तो पता चले। तो उसी तरीके से जब हम अपने शरीर को बिना चेक कराए अपनी मर्जी से इस तरह की चीजें खाते पीते रहते हैं, तो शरीर में कुछ नई नई बीमारियां आने लगती हैं। उसी तरीके से एक किसान अपनी जमीन को लेकर के भी इसी तरीके से कोशिश करता है। उसको लगता है कि ये फसल बोनी है तो इस फसल में इस फर्टिलाइजर को डाल दीजिए, इस उर्वरक को डाल दीजिए। अब बिना ये जांच करे कि उसकी मिट्टी में वो उर्वरक है या नहीं है, क्या है क्या नहीं है, उसको कोई मतलब नहीं है। उसने तो बस गेहूं बोना है तो डीएपी डालना है। बात समझ गए ना? इसकी वजह से क्या होता है, हमारे खेत में जो पोषक तत्व हैं उसका डिसबैलेंस हो जाता है। मिट्टी की उर्वरता वो खत्म होने लगती है क्योंकि रासायनिक चीजें हैं। हमारे सोचिए मिट्टी में प्रदूषण फैलने लगता है, जल प्रदूषण होने लगता है, बहुत सारी समस्याएं आने लगती हैं इन सब चीजों की वजह से। तो इसी को एक टॉपिक कहते हैं कि उर्वरकों से संबंधित भारत में समस्याएं क्या क्या हैं। एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन, वो हो सकता है कि आपके मुख्य परीक्षा में भी पूछ लिया जाए। ध्यान रखना, भारत में उर्वरकों से संबंधित समस्याएं, ठीक है ना? इसमें अगर देखें तो यहां पर देखिए पहली समस्या क्या है, सोचना। पहली समस्या है कि उर्वरकों का ज्यादा उपयोग, और ज्यादा उपयोग होगा तो सोचिएगा क्या होगा। ज्यादा उपयोग होने पर इस मिट्टी के सूक्ष्म पोषक तत्व तो नष्ट हो जाएंगे क्योंकि रासायनिक खाद है ये। इसकी वजह से सूक्ष्म पोषक तत्व क्या हो गए, नष्ट। एक, ठीक है ना? दूसरा प्रभाव क्या पड़ता है इसका? दूसरा प्रभाव पड़ता है कि इसकी उत्पादकता जो होती है, धीरे धीरे मिट्टी की जो उत्पादकता है वो कम होने लगती है। जब पोषक तत्व जो सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं होंगे तो उत्पादकता कम होगी ही होगी, उर्वरता खत्म होने लगेगी। ठीक है ना? क्लियर हो गया? दूसरी समस्या क्या है, यहीं पर समझिएगा। दूसरी समस्या है असंतुलित उपयोग। ध्यान रखना, असंतुलित उपयोग। हमने कहा कि बिना मिट्टी की जांच करे आप कुछ भी डाल रहे हैं। असंतुलित उपयोग होगा तो क्या होगा, मिट्टी में पोषक तत्वों का असंतुलन हो जाएगा। असंतुलन हो जाएगा। बात समझ रहे नहीं? तीसरा, हमारी उर्वरक सब्सिडी, उर्वरक को लेकर के भारत में सब्सिडी की समस्या है। सरकार इसमें सब्सिडी ज्यादा देती है, ध्यान रखना, सब्सिडी की समस्या। और सब्सिडी का क्या प्रभाव पड़ता है? सब्सिडी का प्रभाव पड़ता है कि राजकोष पर दबाव पड़ता है, यानी सरकार को घाटा होता है इसकी वजह से। ठीक है ना? और दूसरी एक चीज और भी है इससे, इसका अधिकतम उपयोग कौन करता है? अधिकतम उपयोग करते हैं बड़े किसान। बड़े किसान करते हैं, सोचिएगा। जबकि नुकसान किसका होता है? छोटे किसानों का। ध्यान रखना, नुकसान किसका हुआ? नुकसान हुआ छोटे और सीमांत किसानों का। और सीमांत किसान और छोटे किसान क्या होते हैं, यह भी मैं ऑलरेडी आपको टॉपिक डिस्कस कर चुका हूं, है कि नहीं? चौथी समस्या एक और भी है इसमें, वो है कि आपके उर्वरक, अधिकांश उर्वरक क्या होते हैं? आयात होते हैं, विदेशों से आयात। इसीलिए ये महंगे होते हैं, हमारे यहां पैदा नहीं होते। इनमें से पोटेशियम वगैरह है, सोचिए कि मैक्सिमम कहां से होता है? बाहर से आता है, महंगे होते हैं। इसी की वजह से क्या हो जाती है, हमारे किसान की या सरकार की लागत बढ़ जाती है। तो ये भी एक समस्या है, ये भी एक समस्या है, ये भी एक समस्या है, और ये भी दो समस्या ये रही। तो जो मैंने सर्किल कर दिया है, इन समस्याओं को आप समझ लीजिए। ये चार सबसे बड़ी समस्याएं हैं भारत में उर्वरकों से जुड़ी हुई। ज्यादा उपयोग,
अब ज्यादा उपयोग की वजह से एक चीज और समझ लीजिएगा इनका, इससे एक प्रभाव और पड़ेगा। इससे प्रभाव पड़ता है आपका मिट्टी और जल प्रदूषण। ये दोनों प्रभाव, ये भी प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, पोषक तत्वों का असंतुलन होता है तो सोचिए क्या होता है, मिट्टी की जो उर्वरता होती है, उर्वरता कम हो जाती है, ये भी समझ लीजिएगा। तो इस तरीके से आपका ये सब कुछ नुकसान होता है। अब इसका समाधान क्या हो सकता है वो आप सोच लीजिएगा। संभावित समाधान क्या होगा, तो यहीं पर आपका संभावित समाधान क्या हो सकता है ये देख लीजिएगा। संभावित समाधान कुछ भी नहीं है, सिंपल सा। एक, जो समस्याएं हैं दोस्तों, उन्हीं समस्याओं को आपको सॉल्व करना है। ध्यान रखना, क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा हमको जैविक खाद को बढ़ावा देना, जैविक कृषि को बढ़ावा देना चाहिए, सीधी सी बात है। दूसरा, हमें क्या करना चाहिए, सब्सिडी भी देनी है। सब्सिडी सीधे किसान के खाते में दीजिए, खाते में। और दूसरा, लघु एवं सीमांत किसानों को दीजिए। बड़े किसानों को देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बड़े किसान तो ऑलरेडी वो अपना वेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। क्लियर है एवरीबॉडी। तीसरी सबसे बड़ी चीज और क्या करना चाहिए, किसानों में जागरूकता को बढ़ावा देना चाहिए कि भाई मिट्टी की जांच कराओ। जागरूकता को बढ़ावा देना यानी कि मिट्टी की जांच के बाद फसल एवं उर्वरकों का चयन होना चाहिए। उर्वरकों का चयन होना चाहिए, ठीक है ना। क्लियर एवरीबॉडी। नहीं, ये 3 से 4 चीजें हैं जो आपको इसमें करनी चाहिए। और चौथी चीज, एक चीज और समझ लीजिए, सब्सिडी या उर्वरक कैसे होने चाहिए, ये पोषक तत्व आधारित होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, पोषक तत्व आधारित, यानी कि जैसी जमीन की जरूरत है वैसा आपका यूरिया या उर्वरक आपके मार्केट में मिलना चाहिए। अगर मेरे खेत में केवल और केवल पोटास की जरूरत है तो मार्केट में पोटास मिलना चाहिए। मेरे खेत में अगर सल्फर की जरूरत है तो सल्फर ही मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि तीनों चीजों को मिक्स कर दीजिए, एनपीके का मिश्रण कर दिया आपने, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास का मिश्रण कर दिया। अरे भाई, मेरे को जरूरत नहीं है नाइट्रोजन की, मेरे खेत में नाइट्रोजन है ऑलरेडी या पोटास ऑलरेडी है, मुझे केवल सल्फर चाहिए। तो मैं सोचिए कि नाइट्रोजन का और पोटास का पैसा क्यों दूं आपको, डबल खर्चा पड़ता है उसमें। सरकार की सब्सिडी भी डबल जाती है, मेरा खर्चा भी डबल पड़ता है, क्योंकि मुझे केवल पोटास सल्फर की जरूरत है, मुझे पोटास की जरूरत नहीं है, नाइट्रोजन की जरूरत नहीं है। तो अब चाहे सरकार सब्सिडी दे या आप पैसा खर्च करें, चाहे 1 रुपया खर्च करें, वो बेकार जाएगा ना, और मेरी मिट्टी की उर्वरता को खराब करेगा वो अलग, क्योंकि वो ऑलरेडी मेरे उसमें है, मिट्टी में। क्लियर हो गया। तो ये कंसेप्ट आपको अपनाना चाहिए, और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए सरकार ने क्या किया, अब देख लीजिए सरकार के प्रयास। सरकार के प्रयास, सरकार के प्रयास के अंतर्गत देखेंगे तो वर्ष 2010 में सरकार ने एक प्रोग्राम शुरू किया, पोषक तत्व आधारित सब्सिडी योजना। बोले कि अलग अलग तरीके के पोषक तत्वों का कॉम्बिनेशन बनाया जाएगा। ध्यान रखना, इसमें सरकार ने, सोचिएगा, पोषक तत्वों के आधार पर पोषक तत्वों के 22 कॉम्बिनेशन का निर्माण करवाया। कॉम्बिनेशन बनाए, कितने बनाए, 22 कॉम्बिनेशन। यानी कि अब मिट्टी की जांच के बाद आपके खेत में जिस तरीके के पोषक तत्व की जरूरत है, जिस प्रकार के उर्वरक की जरूरत है, वही डालिए बस। क्लियर हो गया। एक तो ये शुरू किया। दूसरा क्या किया सरकार ने,
2015 में नई यूरिया नीति लागू की, नई यूरिया नीति को लागू किया। सोचिएगा दोस्तों, और इस नई यूरिया नीति में क्या हुआ? इसका उद्देश्य है स्व उत्पादन को बढ़ावा देना, अपने स्व उत्पादन को बढ़ावा देना, यानी कि भारत में बाहर से आयात न करना, स्व उत्पादन को बढ़ावा देना। ध्यान रखिएगा, ओके। स्व उत्पादन यानी घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना, और इसके तहत सोचिएगा 2024 तक 5 नए यूरिया प्लांट लगाए जाएंगे, यूरिया प्लांट लगाए जाएंगे 5 नए। वो कौन कौन से हैं देख लीजिए। नंबर 1 रामागुंडम, नंबर 2 गोरखपुर, नंबर 3 बरौनी, नंबर 4 तलचर, नंबर 4 तलचर, और 5वां है सिंदरी। सिंदरी, ये 5 नए प्लांट लगाए जाएंगे। 2024 तक का सरकार का टारगेट है। किसके लिए? अपने देश में यूरिया के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है ना। इसी के साथ में सोचिए उर्वरक के क्षेत्र में सरकार ने 2 प्रयास और भी किए हैं। एक प्रयास किया है 2015 में, एक और प्रयास किया है, और वो है नीम कोटेड यूरिया। नीम कोटेड यूरिया यानी यूरिया के ऊपर नीम के तेल का लेप लगा देना, नीम का तेल का लेप लगा देना यूरिया के ऊपर, यूरिया पर नीम के तेल का लेप लगाना। अब कहोगे सर इससे क्या होगा? इससे 2 फायदे होंगे। एक, पहला फायदा तो यह होगा यूरिया धीरे धीरे गलेगा, और जब धीरे गलेगा तो सोचिए इसका ज्यादा उपयोग होगा, और ज्यादा उपयोग होगा तो यह ज्यादा उत्पादन देगा, फसल में ज्यादा उत्पादन देगा। सोचिए लागत आपकी बचेगी, कम इस्तेमाल होगा। और दूसरा इसका उपयोग, सोचिए यूरिया का उपयोग कृत्रिम दूध, आर्टिफिशियल जो दूध बनाए जाते हैं मार्केट में बिकते ना, सिंथेटिक दूध या अन्य उपयोग को रोका जा सकेगा, अन्य उपयोग को रोक सकते हैं। जो साधारण यूरिया होता है दोस्तों, ध्यान रखना, उसको मालूम है क्या करते हैं? 1 किलो आपने सोचिए खाली मिल्क पाउडर ले लिया, थोड़ा सा उसमें रिफाइंड डाल दिया, थोड़ा सा डिटर्जेंट लिक्विड डाल दिया, सोचिए, और यूरिया डाल दिया, और पानी डाल के उसको रगड़ दिया, और रगड़ करके पानी मिलाते चले गए। सोचिए कि 1 किलो मिल्क पाउडर से, थोड़े से यूरिया से, थोड़े से रिफाइंड से, और डिटर्जेंट पाउडर से, डिटर्जेंट लिक्विड से, सोचिए सबको मिक्स करके आप 10, 15, 20 लीटर दूध बना सकते हैं, और मार्केट में धड़ल्ले से बिकता है। और इन सारी चीजों का उपयोग, साधारण यूरिया का उपयोग बड़े बड़े प्लांटों में भी होता है, लोग करते थे, उसको रोकना चाहते थे, क्योंकि इस तरह का आर्टिफिशियल दूध बच्चों के लिए, हमारे लिए, सबके लिए जहर था, और अभी भी है, इसलिए इसको रोका गया। ये देखिए आपका, ये साधारण यूरिया और ये नीम कोटेड यूरिया। अब इसको मिक्स करेंगे तो दूध का रंग कैसा हो जाएगा? हरे रंग का होने लगेगा। ये साधारण यूरिया था, पता ही नहीं चलता था। सोचिए, ये साधारण यूरिया था और ये नीम कोटेड यूरिया, ये तुरंत भाप बन के उड़ जाता था, और ये धीरे धीरे गलता है और कीड़े मकोड़ों को पौधों में रोकता है। समझना, कीड़े मकोड़ों को भी रोकता है पौधों में लगने से। क्लियर है? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसके अलावा सरकार ने एक काम और भी किया, और वो है आपका अगला प्रयास। ध्यान रखना, एक और प्रयास किया 2019, 18-19 में ही, और वो है आपका ये रहा 2018-19 में, ये रहा
इफ्को नैनो यूरिया लिक्विड में इसको लॉन्च किया। और कितने किया? इफ्को ने नैनो फॉर्म में इसको लॉन्च किया है, नैनो फॉर्म में। यानी कि इसमें जो नैनो जो यूरिया है, नैनो यूरिया सोचिएगा, वो 20 नैनोमीटर से लेकर के 50 नैनोमीटर के आकार का होता है, यानी कि बहुत सूक्ष्म होता है और लिक्विड फॉर्म में होता है। इसलिए 1 लीटर की बोतल, एक पैकेट 50 किलो के यूरिया के बराबर होती है। आसानी से आना जाना कर सकते हैं, लागत कम होगी, पर्यावरण हितैषी होगा। ध्यान रखिएगा, कम लागत, पर्यावरण हितैषी, ठीक है ना। और इसकी किसान की आय को बढ़ाएगा, किसान की आय में वृद्धि करेगा, ठीक है ना। और पौधों की उत्पादकता को बढ़ाएगा, पौधों की उत्पादकता में वृद्धि करेगा। और सोचिए, दूसरे अन्न की तुलना में सस्ता पड़ता है, आसानी से लाना ले जाना हो सकता है। तो ये इसके सारे फायदे हैं। और ध्यान रखना, ये दुनिया में, विश्व में पहला नैनो यूरिया है। और इसका विकास किसने किया है? ध्यान रखना, इफ्को ने। और इसने इसको क्या करा रखा है? पेटेंट करा रखा है, पेटेंट करा लिया है। विश्व का पहला नैनो यूरिया, लिक्विड नैनो यूरिया किसने बनाया है? इफ्को ने। आकार क्या होता है? ये रहा, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, 1 लीटर बोतल 50 किलो के पैकेट के बराबर है। ये आपके उर्वरक से संबंधित भारत सरकार और इफ्को के प्रोग्राम्स हैं जो मैंने आपको डिस्कस कर दिए। क्लियर हो गया एवरीबॉडी? चलिए, अब इसके बाद आते हैं हम कृषि वित्त की तरफ। एक किसान को कृषि वित्त की जो आवश्यकता होती है, ध्यान रखना, कृषक की आवश्यकता 2 चीजों के लिए होती है। किसान को एक तरफ तो जरूरत पड़ती है उसको कृषि के लिए, और दूसरी तरफ जरूरत पड़ती है उसके, सोचिए, व्यक्तिगत कार्यों के लिए। व्यक्तिगत कार्यों के लिए जरूरत पड़ती है। अब वो कृषि वित्त लेता कहां से है? स्रोत क्या है इसके? ध्यान रखना, स्रोत हैं आपके 2 तरीके के। एक है संस्थागत स्रोत और एक है गैर संस्थागत। गैर संस्थागत, ध्यान रखिएगा, संस्थागत गैर संस्थागत में तो आप जानते हैं, लाला होते हैं, महाजन होते हैं, साहूकार होते हैं, जो गली मोहल्ले में लोग होते हैं उनसे ये किसान लोग उनसे ले लेते हैं पैसा, और इनकी ब्याज ज्यादा होती है, बेचारे फिर फंस जाते हैं बुरी तरीके से। और संस्थागत स्रोत क्या है? संस्थागत स्रोत, ध्यान रखिएगा, आपके, सोचिएगा, वाणिज्यिक बैंक है, वाणिज्यिक बैंक, ठीक, आपके सहकारी बैंक हैं, आपके सोचिएगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं, ठीक है ना। और आपके कौन है? भूमि विकास बैंक है, भूमि विकास बैंक है। ये सभी आपके संस्थागत स्रोत हैं जो आपके किसानों को ऋण उपलब्ध कराते हैं, और बहुत ही न्यूनतम स्तर पर उपलब्ध कराते हैं, ठीक है ना। अब बात आती है कि भारत सरकार ने इसके लिए क्या क्या प्रयास किया है, ये कब कब आपके बनाए गए हैं। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहीं पर नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। भारत सरकार के प्रयास, ध्यान रखिएगा, इसमें सबसे पहले ऊपर चर्चा करें तो नंबर 1 भूमि विकास बैंक। ध्यान रखिएगा, इसी को हम भूमि बंधन बैंक भी कहते हैं। और इनका गठन किया था 1929 में। और ध्यान रखना, ये दीर्घकालिक ऋण उपलब्ध कराते हैं, दीर्घकालिक ऋण देते हैं, क्योंकि इसमें आपकी जमीन गिरवी रखी होती है। भूमि बंधन बैंक कहते हैं इनको, ध्यान रखना। दूसरा है आपका इसमें सहकारी समितियां, सहकारी बैंक।
सहकारी बैंक, और ये 1933 में इनका गठन किया गया। और ये 3 तरह की होती हैं, प्राथमिक, जिला और राज्य स्तर की होती हैं। 3 तरह की प्राथमिक सहकारी समितियां, जिला सहकारी समितियां और राज्य स्तरीय सहकारी समितियां। ठीक है ना। सरकार ने यह प्रयास किया। और क्या प्रयास किया? तीसरा प्रयास किया, उन्होंने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। सरकार ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। कई सारे बैंक थे जिनका राष्ट्रीयकरण किया गया। ऐसे लगभग मान के चलिए तो 21 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 21 बैंकों का, यानी निजी क्षेत्र के बैंकों को किसमें कर लिया गया? सरकारी बैंक में कन्वर्ट कर दिया गया। पहले 1955 में एसबीआई बनाया गया। 1969 में सोचिए 14 बैंक बनाए गए। और 1980 में सोचिएगा 6 बैंक और बनाए गए। और ये सब आपके कैसे बन गए? वाणिज्यिक बैंक बन गए। ठीक है ना। चौथे स्तर पर देखा जाए तो आपका क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का सरकार ने गठन किया। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का गठन किया गया 1975 में। और इसमें हम अगर बात करें तो एक तीसरा और देख सकते हैं, पांचवा प्रयास वो है आपका नाबार्ड का गठन। ध्यान रखना 1982 में किया गया। यह ध्यान रखना, यह सीधे किसानों को ऋण नहीं देता। सीधे किसानों को ऋण नहीं देता, ध्यान रखिएगा। यह किसानों को ऋण देने वाली संस्थाओं को ऋण देता है। जैसे आरबीआई हमको ऋण नहीं देता, आरबीआई दूसरे बैंकों को ऋण देता और बैंक हमको देते हैं। उसी तरीके से नाबार्ड कृषि और ग्रामीण क्षेत्र के लिए ऋण उपलब्ध कराता है, लेकिन किसानों को सीधे नहीं देता, बल्कि यह उन संस्थाओं को देता है जो किसानों को ऋण देते हैं। ध्यान रखिएगा। ओके, यह किया गया। इसके बाद छठा देखिएगा आपका क्या बनाया गया? किसान क्रेडिट कार्ड शुरू किया गया। किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की गई 1998-99 में। और ध्यान रखना, यह मात्र 4% ब्याज पर उपलब्ध कराता है। 4% ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराता है किसान क्रेडिट कार्ड। जैसे हम लोगों को क्रेडिट कार्ड मिलते हैं, उसी तरीके से किसानों के क्रेडिट कार्ड भी हैं। ओके एवरीबॉडी, ठीक है ना। सातवां हम कोशिश करें तो एक चीज और शुरू की गई, और वो है आपकी सूक्ष्म वित्त प्रणाली को लागू किया गया। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, यानी कि आधार आपके किस पर? आधार कार्ड के आधार पर आपको लोन मिल जाता है। आधार कार्ड के आधार पर। यह कब शुरू किया गया? सन 2000 से आधार कार्ड से लोन मिल जाता है, ऋण मिल जाता है। और सातवां आठवां एक प्रयास और देख सकते हैं, और वो है आपका जन धन खाता। जन धन खाता भी हम कह सकते हैं इसमें, जनधन खाता। अब कहोगे जनधन खाते से ऋण कहां मिलता है? 5,000 और 10,000 का ओवरड्राफ्ट की सुविधा मिलती है। यह कब शुरू किया गया? 2014 से। इसमें क्या है? 5,000 से लेकर के 10,000 तक की, सोचिएगा, ओवरड्राफ्ट की सुविधा मिलती है। ओवरड्राफ्ट की सुविधा मिलती है। इसका मतलब होता है कि आप के खाते में कोई पैसा हो या ना हो, फिर भी आप बैंक से एक्स्ट्रा पैसे निकाल के ला सकते हो। ध्यान रखिएगा, वहां से पैसा निकाल के ला सकते हो, आपको एक्स्ट्रा पैसा मिल जाएगा, बाद में इसको जमा कर दीजिए। यह है आपके सरकार के वित्त क्षेत्र के आपके प्रयास हैं। ठीक है ना। इनमें अगर हम बात करें तो एक चीज ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा ऋण कौन देता है किसानों को? तो सबसे ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम जो ऋण देता है, मैक्सिमम लोन, यहीं पर ध्यान रख लीजिएगा, लिस्ट बना लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। सबसे ज्यादा देते हैं आपके वाणिज्यिक बैंक। वाणिज्यिक बैंक देते हैं। नंबर 2 पर आपके देते हैं सहकारी बैंक, और नंबर 3 पर देते हैं क्षेत्रीय
ग्रामीण बैंक देते हैं। सोचिएगा, लगभग 73% ये देते हैं और 14% ये देते हैं और 13% के लगभग ये देते हैं। ये रहे लगभग, ये है। और आंकड़े आपके हर साल थोड़े बहुत बदलते बदलते रहते हैं। सबसे ज्यादा वाणिज्यिक बैंक जैसे आपका एसबीआई है, एचडीएफसी है, पीएनबी है, ठीक है ना, आईसीआईसीआई है, ये सब आपके वही बैंक हैं। क्लियर हो गया? दीर्घकालिक ऋण ये देता है, सब उस नंबर 2 पर ये देता है और सबसे ज्यादा वाणिज्यिक बैंक देते हैं। क्लियर हो गया? नाबार्ड किसानों को डायरेक्ट ऋण नहीं देता। ठीक, क्लियर हो गया? अब इसके बाद आ जाइए आपके, ये रहा किसान क्रेडिट कार्ड। जैसे आपको क्रेडिट कार्ड बैंक वाले देते हैं उसी तरीके का ये दिया जाता है आपको। ठीक है ना? सभी जरूरतों के लिए आप अपने जमीन की भूमि के आधार पर कितना भी ऋण आप ले सकते हैं, बिना किसी आपके खाते में पैसा हो या ना हो, और मात्र 4% की ब्याज। ठीक है ना? ध्यान रखिएगा। इसके बाद आता है बीमा। भारत एक, ध्यान रखिएगा, कैसा देश है? एक बहुत ही ज्यादा मानसून से प्रभावित देश है, जहां की जलवायु बहुत ज्यादा विविध है। तो ऐसे में हमारे यहां कभी भी संकट आता है किसानों के, सोचिए आपदा से संकट के लिए कृषक आपदा से प्रभावित होते हैं। सोचिएगा, और कृषक ही मुख्य निवेशक होते हैं, कृषि में निवेशक होते हैं। इसीलिए किसानों की सुरक्षा जरूरी है। सोचिएगा, जिससे कि किसानों की सुरक्षा की जा सके। और ध्यान रखना, किसानों के बीमा को लेकर के यह मत सोचिएगा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पहली बीमा योजना है। ऐसा नहीं है। सरकार ने बहुत पहले से इसके लिए प्रयास किए हुए हैं, बहुत पहले से। ठीक है ना? तो सरकार के प्रयासों की अगर हम बात करें तो यहीं पर देख सकते हैं, बीमा को लेकर के सरकार के प्रयास। नंबर 1, सबसे पहले 1985 में पहला प्रयास किया गया, जब व्यापक फसल बीमा योजना शुरू की गई। व्यापक फसल बीमा योजना यह शुरू की गई। नंबर 2, 1999 में 1999 में इसी योजना को परिवर्तित कर दिया गया, किसमें? राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना में। यानी कि ऊपर वाली योजना ही इसमें कन्वर्ट कर दी गई और इसे बड़ा कर दिया गया। यह रहा राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना। उसके बाद तीसरा क्या किया गया? 2011 में, सोचना, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को थोड़ा सा और मॉडिफाई किया गया था। इसको कहते हैं नवीकृत राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना शुरू की गई। ये रही, ये भी किया गया। तो ये दोनों जो हैं एक ही तरीके के हैं, बस ये है कि पहली वाली को थोड़ा सा और मॉडिफाई किया गया। पहली वाली में क्या था? राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना में केवल फसल कटने से पहले तक की चीजें शामिल थी। अब नवीकृत में क्या कर दिया? मॉडिफाइड में फसल कटने के बाद भी अगर 15 दिन के अंदर आपके घर में रखी है या कहीं भी रखी हुई है, अगर कोई आपदा आ जाती है तो भी आपको बीमा मिलेगा। ये ध्यान रखना, फसल कटने से पहले की सारी गतिविधियां और फसल कटने के 15 दिन के बाद की सारी गतिविधियां इसमें शामिल हो जाएंगी। ठीक है ना? इसके अलावा चौथा हम देखें तो इसके अलावा एक काम और हुआ। 2004 में एक और बीमा शुरू की गई थी, वर्षा बीमा योजना। वर्षा बीमा योजना, ध्यान रखना, वर्षा बीमा योजना शुरू की गई थी, केवल एक वर्षा को ध्यान में रखते हुए। ठीक, 2007 में एक और शुरू की गई, उसे हम कहते हैं मौसम आधारित फसल बीमा योजना।
तो इतनी सारी योजनाएं आपकी इस समय स्टार्ट की गई और फिर एक और चीज की गई और वो है आपका, समझ लीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट जो आप समझना चाहते हैं, 2016 प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत कर दी गई। ये रही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत कर दी गई 2016 में, ठीक है ना, ध्यान रखना। और इसमें क्या किया गया? इसमें यह किया गया, पूर्व की सभी बीमा योजनाओं को इसमें विलय कर दिया गया, का विलय कर दिया गया। एक, ठीक, पहली बात ध्यान रखिएगा। दूसरा, इसमें जो प्रीमियम है, प्रीमियम, वो आपके 3 दर निर्धारित की गई। किस किस के लिए? रबी फसल के लिए जो प्रीमियम की दर है वो 1.5% रखी गई, खरीफ के लिए रखी गई 2% की प्रीमियम दर, और वाणिज्यिक फसलों को पहली बार शामिल किया गया। वाणिज्यिक फसलों को 5% रखा गया, और ध्यान रखना यह पहली बार शामिल की गई है, इससे पहले की बीमा योजनाओं में यह शामिल नहीं थी। मेरी बात समझिएगा, ओके, ध्यान रखिएगा। तीसरा, इसमें फसल पूर्व और फसल पश्चात 15 दिन तभी इसमें आपदाएं शामिल हैं। फसल पूर्व और फसल पश्चात आपदा इसमें शामिल है, ध्यान रखना। यानी कि फसल कटने से पहले की और फसल कटने के 15 दिन बाद तक सभी प्रकार की आपदाएं शामिल हैं, ठीक है ना। इसमें आपकी, सोचिएगा, प्राकृतिक आपदा, प्राकृतिक और स्थानीय आपदा भी शामिल है, ध्यान रखना। तो ये सारी चीजें इसमें शामिल हैं दोस्तों, ओके। बस एक चीज अंतर है, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इससे पूर्व की बीमा के लिए, बीमा योजनाओं के लिए योजनाएं वो चलती थी, एक कंपनी थी AICIL कंपनी करती थी, और यह कंपनी थी सरकारी कंपनी, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ध्यान रखना। इससे पूर्व की योजनाएं सारी की सारी एक ही बीमा कंपनी काम करती थी, वो ये थी। इस बीमा कंपनी में सभी कंपनियों ने अपना निवेश कर रखा था, चाहे वो कोई भी कंपनी हो, नेशनल इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, अन्य प्रकार की, ओरिएंटल इंश्योरेंस, सारी कंपनियों का पैसा इसमें लगा हुआ था। सरकार ने यह कंपनी बनाई थी कि आप इस कंपनी में पैसा लगाइए, और यह कंपनी सरकार की तरफ से किसानों को बीमा देगी, ठीक है ना। अब क्या किया गया? अब इसमें अंतर समझ लीजिए। अब इसके स्थान पर क्या कर दिया गया? अब वर्तमान में, खासकर इस योजना में, ध्यान रखना, अब इसके स्थान पर क्या किया गया? सभी कंपनियां कार्य करने के लिए सोचिए सक्षम है। तभी कंपनियां कार्य कर सकती हैं। इसका मतलब हो गया, अब सरकार ने AICIL को बंद कर दिया, हटा दिया, बोले इसको हटा दो। अब डायरेक्ट कंपनियां आएंगी, अपने आप काम करेंगी। इसमें अब सरकारी कंपनी की जरूरत नहीं है। अब क्यों जरूरत नहीं है, कैसे जरूरत नहीं है, वो आपका अपना विषय है, आप अपने से समझिए, और क्या होना है, कैसे होना है, वो एक अलग मुद्दा है। ये आपके प्रारंभिक परीक्षा के लिए सारी की सारी चीजें मैंने आपको डिस्कस कर दी दोस्तों। क्लियर हो गया एवरीबॉडी? तो ये है आपके कंसेप्ट। अब यहां से लेकर के अब तक जितने आए हुए प्रश्न हैं उनको आप देख लीजिए, समझ लीजिए। अब आपको एक एक क्वेश्चन के आंसर आपको मिलते जाएंगे, सारी चीजें होती चली जाएंगी, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, यह प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लोगो है, इसको आप देख लीजिए, समझ लीजिए क्या है। एवरीबॉडी, थोड़ा सा लग रहा होगा कि मैं थोड़ा सा स्पीड से पढ़ा रहा हूं,
लेकिन स्पीड से नहीं पढ़ाऊंगा दोस्तों तो थोड़ा सा आप लोगों को लगेगा कि सर हमारा सिलेबस कैसे कवर होगा फिर। इसलिए सिर्फ इसी वजह से मैंने लाइव क्लास लेना कम किया है, क्योंकि मैं आप चाहता हूं कि टू द पॉइंट आपको पढ़ाऊं, आपके समय का सदुपयोग हो। बाकी बातचीत करने के लिए तो हमारे पास बहुत सारे माध्यम हैं। टेलीग्राम पे आ जाइए, मेल आईडी पे आ जाइए, इंस्टाग्राम पे जुड़ लीजिए, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है ना। अभी पढ़ाई कर लीजिए, ठीक। अब आ जाइए पहला क्वेश्चन, यहीं पर देखिएगा। भारत में कृषि साख के संस्थागत स्रोत कौन कौन से हैं? ये 2004 का क्वेश्चन है। कृषि साख यानी कृषि के ऋण को उपलब्ध कराने वाले संस्थागत स्रोत कौन कौन से हैं? 1, 2, 3। सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और वाणिज्यिक बैंक। इनके महत्व के अनुसार घटते हुए क्रम में कौन सा सही अनुक्रम है? घटते क्रम में यानी सबसे ज्यादा, फिर सबसे कम, बीच में, फिर सबसे कम। बताइए, मैंने पढ़ा दिया आपको। वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंक। बताइए सबसे ज्यादा कौन देता है इनमें से? देखिएगा तो उसी हिसाब से आ जाएगा। इन दोनों में से वाणिज्यिक बैंक, उसके बाद बताने की जरूरत है सहकारी बैंक, और सबसे कम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। आंसर ये रहा। सब मैं पढ़ा चुका हूं, आपको आराम से केवल टिक करना है। A to Z चीजें मैंने सारा सिलेबस डिफाइन कर दिया। जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो भी, जो क्वेश्चंस नहीं आए हुए हैं वो भी। दीर्घकालीन कृषि ऋण प्रदान किया जाता है, 2014 का क्वेश्चन। कौन देता है? प्राथमिक सहकारी सोसाइटी, जिला सहकारी, भूमि विकास बैंक, राज्य सहकारी बैंक। बताइए कौन देता है? आराम से आंसर दे सकते हैं कि नहीं? अब याद हो रहा है? पहले पढ़ा दिया, अब रिवीजन। ये होती है प्रैक्टिस सही मायने में। ये नहीं होता कि क्वेश्चन उठा लिया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब सोचिए जिस टॉपिक से क्वेश्चन ना आए हो तो रिवीजन कैसे करोगे? जैसे बीज वाला को टॉपिक है, अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं आया, अब बताओ बाई चांस बन जाए फिर क्या करोगे? आपने तो रिवीजन किया ही नहीं ना उसको। आप तो रिवीजन प्रीवियस ईयर के उन्हीं क्वेश्चंस का कर रहे हैं जो आए हुए हैं, और मैं दोनों करा रहा हूं, जो आए हुए हैं वो भी और जो नहीं आए हुए हैं वो भी। बस आंसर क्या हो गया? भूमि विकास बैंक। आराम से टिक करिए। हाल के वर्षों में कृषि वित्त का सबसे बड़ा स्रोत कौन है? 2006 को क्वेश्चन। बताइए इनमें से सबसे ज्यादा ऋण कौन देता है? आराम से दे सकते हैं क्वेश्चन का आंसर? नहीं, वाणिज्यिक बैंक। मुझे अब यहां पर समझाने की जरूरत ही नहीं है। यहां पर मैं सारा का सारा कंसेप्ट क्यों लिखा हूं? नंबर 1 ये, नंबर 2 ये, नंबर 3 ये तो दीर्घकालीन ऋण देता है। चौथा, किसानों को अल्पावधि और दीर्घावधि आवश्यकताओं के लिए अनेक स्रोतों से ऋण प्रदान किया जाता है। किसानों को मिलने वाले ऋण का मुख्य स्रोत निम्न में से कौन है? बताइए इनमें से कौन देता है? सोचिएगा। प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, व्यावसायिक बैंक, आरआरबी और गैर सरकारी उधारदाता यानी कि गैर संस्थागत स्रोत। एक, नाबार्ड देता है किसानों को? नहीं देता। आरबीआई नहीं देता। ये दोनों देते हैं। जिला केंद्रीय सहकारी समिति, अग्रणी बैंक, आईआरडीपी, जेआरवाई। अग्रणी बैंक कौन है? और भी कई सारे हैं। ये 1999 में आया हुआ क्वेश्चन। आईआरडीपी इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम है। ये तो कार्यक्रम है भाई, जवाहर रोजगार योजना है, ये कार्यक्रम है। ये ऋण थोड़ा ना देते हैं, इसलिए ये भी गलत, ये भी गलत। बहुउद्देशीय आदिवासी कार्यक्रम, यह कार्यक्रम है। डीसीसीबी, इफको, इफको भी ऋण नहीं देता है। इसलिए आंसर क्या हो गया? ये सब को ऋण उधार देते हैं किसानों को। 2021 क्वेश्चन। एक कृषि क्षेत्र को अल्पकालीन साख प्रदान करने के संदर्भ में जिला केंद्रीय सहकारी बैंक, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की तुलना में अधिक ऋण देते हैं। अब बताइए क्या ये आपके वाणिज्यिक बैंकों से और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से ज्यादा ऋण देते हैं क्या? इसी को डीसीसीबी कहते हैं। डीसीसीबी कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक कहते हैं, जो यहां लिखा हुआ। डीसीसी का एक सबसे प्रमुख कार्य है प्राथमिक कृषि साख समितियों को निधि उपलब्ध कराना, यानी कि जो प्राइमरी कमेटी होती हैं, प्राइमरी सहकारी बैंक होते हैं प्राथमिक स्तर पर, उनको ऋण उपलब्ध कराता है जिला स्तर वाला। यह सही है कि नहीं है? उपरोक्त में से कथन सही कौन सा है? केवल 1, केवल 2,
दोनों, इनमें से कोई नहीं। आंसर है केवल 2। ऊपर वाला गलत है, क्योंकि यह सबसे ज्यादा ऋण नहीं देता है। वाणिज्यिक बैंकों से कहां ज्यादा देने लगा, ये देता ही नहीं है। क्लियर? किसान क्रेडिट कार्ड योजना के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह योजना वर्ष 2001 में शुरू की गई थी। बताइए, की गई थी? नंबर 2, यह योजना किसानों को उनकी खेती की आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त और समय अनुकूल साख प्रदान करता है। सही कथन है केवल 1, केवल 2, दोनों, दोनों में से कोई नहीं। याद आ रहा है कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरू की गई? आंसर है केवल 2। यह गलत है, क्योंकि यह योजना 1998 99 में शुरू की गई थी। ये रही, है कि नहीं? इसलिए इस तरह की चीजों को बड़ा ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन 2020 में, किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत निम्न में से किन किन उद्देश्यों के लिए कृषकों को अल्पकालीन ऋण उपलब्ध कराया जाता है? 2020 क्वेश्चन। फार्म संपत्तियों के रखरखाव के लिए, कंबाइन कटाई मशीन, ट्रैक्टर, मिनी ट्रक के खरीदने के लिए, फार्म परिवारों के उपभोग की आवश्यकताओं के लिए, फसल कटाई के बाद के खर्चों के लिए, परिवार के घर निर्माण और गांव में शीतगृह की सुविधा की स्थापना के लिए। बताइए, ध्यान रखना, ट्रक वरक ट्रैक्टर इन सब चीजों के लिए नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा। और परिवार में घर के निर्माण के लिए नहीं होता, ठीक है ना? ध्यान रखिएगा। तो निम्न किए पूर्ण का सही उत्तर चुनिए। 1 2 5 2 3 4 5 1 3 4 1 2 3 4 5, उपरोक्त सभी। आंसर हो जाता है ये। क्लियर? किस निजी क्षेत्र के बैंक ने किसानों के लिए ई किसान धन ऐप लॉन्च किया है? ई किसान धन ऐप किसने लॉन्च किया है? एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईडीबीआई बैंक या कोटक महिंद्रा बैंक? किस निजी क्षेत्र के बैंक ने? बताइए। आंसर है इसका बी, ये रहा। 2020 में शुरू किया गया था, ऐप बनाया गया ई किसान धन ऐप। इसके माध्यम से किसान, सोचिएगा, बाजार में फसल की कीमत की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, प्लस मौसम की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, और ऋण सहायता भी ले सकते हैं। ऋण सहायता, तीनों चीजों के लिए इसको लॉन्च कर दिया गया है। फसल की मार्केट में कीमत क्या चल रही है, ठीक है ना, मौसम क्या है, और ऋण चाहिए तो भी यहां से आपको मिल जाएगा। 2020 में जून में एचडीएफसी बैंक ने शुरू किया था। व्यापक फसल बीमा योजना के स्थान पर राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब लागू की गई थी? याद आ रहा है कि नहीं आ रहा आप लोगों को? व्यापक फसल योजना, बीमा योजना कब शुरू की गई? 1985 में। याद आ रहा है कि नहीं? तो इसके बाद कब शुरू की राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना? 1999 2000 में। याद आ रहा कि नहीं आ रहा? राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, यस, यही थी, जिसको 2011 में क्या कर दिया गया? मॉडिफाइड किया गया था, नवीकृत कर दिया गया था। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 2016 क्वेश्चन। इस योजना के अंतर्गत कृषकों को वर्ष के किसी भी मौसम में उनके द्वारा किसी भी फसल की खेती करने पर 2% की एक समान दर से बीमा किस्त का भुगतान करना होगा। नंबर 1, यह योजना चक्रवात, गैर मौसमी वर्षा से होने वाली कटाई उपरांत घाटे को बीमाकृत करती है। फसल की कटाई के उपरांत। सही कूट का चयन कीजिए, केवल 1, केवल 2, दोनों, दोनों में से कोई नहीं। 2016 क्वेश्चन है। आंसर क्या हो गया? केवल 2। क्यों? क्योंकि एक समान बीमा दर नहीं है, बल्कि मैंने क्या कहा था, इसमें रबी की फसल के लिए 1.5%, खरीफ के लिए 2% और वाणिज्यिक फसलों के लिए कितना है? 5% निर्धारित किया गया। इसलिए यह गलत है, और यह कटाई के उपरांत भी इसमें चीजें शामिल हैं। क्लियर? मौसम आधारित फसल बीमा योजना सर्वप्रथम लागू की गई थी कहां पर? हरियाणा में, कर्नाटक में, पंजाब में, तमिलनाडु में। बताइए, मौसम आधारित योजना। आंसर है इसका
ध्यान रखना, कर्नाटक में, और मैंने बताया था 2007 में शुरू की गई थी। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, एक चीज यहीं पर नोट करना चाहे कर लीजिएगा, इसके अंतर्गत कि आपके एक व्यक्ति हैं, उनका नाम बड़ा अच्छा सा नाम है उनका, क्या बोलते हैं उनको, बीएम दांडेकर। ध्यान रखना, उन्हीं की सिफारिश पर ही शुरू किया गया था। ध्यान रखिएगा, बीएम दांडेकर, और इनको कहा जाता है भारत में कृषि बीमा योजना का जनक। भारत में कृषि बीमा योजना का जनक कहते हैं बीएम दांडेकर। इनकी सिफारिश पर ही मौसम आधारित फसल बीमा योजना 2007 में कर्नाटक में शुरू की गई थी, खरीफ के सीजन में। ध्यान रखिएगा। और एक क्वेश्चन 2015 में पूछा गया, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्षा बीमा भारतीय कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड के द्वारा किया जाता है। नंबर 1, यह योजना वर्ष 2007 के दौरान दक्षिणी पश्चिम मानसून अवधि में शुरू की गई थी। उपरोक्त में से सही कथन है केवल 1, केवल 2, दोनों और कोई नहीं। वर्षा बीमा योजना बताइए। आंसर है आपका केवल 1। यह सही है क्योंकि यह आपके AICIL द्वारा लागू किया जाता था, ठीक, लेकिन 2007 में नहीं बल्कि 2004 में शुरू किया गया। क्लियर है दोस्तों? यह है आज की आपकी पूरी क्लास। कल हम इसमें आगे नए टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, सरकार की सभी योजनाएं होंगी और साथ के साथ टॉपिक भी होगा, पूरा विश्लेषण होगा। अपना प्यार इसी तरीके से बनाए रखिए, अच्छे तरीके से पढ़िए, अच्छे तरीके से कवर कीजिए। बस मेरा उद्देश्य एक ही है, बिना आलतू फालतू बात के आपको टू द पॉइंट पढ़ाना, ढंग से कवर करिए। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे ऑल ऑफ यू। और ये सब आप लोगों के लिए लिंक है जिसके थ्रू आप मुझसे जुड़ सकते हैं। एवरीबॉडी ध्यान रखिएगा। ओके, हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।